गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में, पेज 167। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि उन सेल्स में होता है जो कि जर्म सेल्स कहलाते हैं, यानी कि वो सेल्स जो कि डिवाइड होकर गैमेट्स बनाएंगे। तो जर्म सेल्स बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जैसे मेल्स में टेस्टिस में और फीमेल में ओवरीज में। ठीक है, अब ये तो हुआ कि किस सेल्स में होते हैं। अब दूसरी विशेषता यह है कि इनके मियोसिस में जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस कैसा था? वो इक्वेशनल डिवीजन था, उसमें टोटल सेल में भी उतनी क्रोमोसोम थे जितने पेरेंट सेल में। ठीक है, तो ये अगला डिफरेंस है। और अगली जो बात यह है कि मियोसिस में बनने वाले जो सेल्स होते हैं वो पेरेंट सेल से आइडेंटिकल नहीं होते, वो क्लोन नहीं होते। और उसका कारण क्या है वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, देखो पहला पैराग्राफ। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cells, जैसे कि spermatocytes है ना, या फिर oocytes। ये कैसे हैं? ये डिप्लॉइड है। और इसके बाद जब मियोसिस होगा तब क्या बनेंगे? इनसे गैमेट्स बनेंगे। और इस समय इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n। और जो गैमेट्स बनेंगे उनका क्या होगा? उनका होगा n। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड। तो ये जो n या 2n है या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है, ये क्या दिखाता है कि क्रोमोसोम के कितने सेट्स हैं। हैप्लॉइड मतलब एक सेट, डिप्लॉइड मतलब दो सेट। n मतलब हैप्लॉइड, 2n मतलब डिप्लॉइड। Meiosis ensures the production of haploid phase in life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. तो ये हमें क्या बताता है कि एक लाइफ साइकिल जो है उसमें मियोसिस होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगा कभी ना कभी तो होगा, नहीं तो क्रोमोसोम नंबर हर लाइफ साइकिल के बाद डुप्लीकेट होता जाएगा। जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स जो है वो 2n है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में सेल्स जो हैं वो भी 2n। अब इसकी बॉडी के सेल्स मियोसिस के द्वारा बनाते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स, इसमें भी बन गए हैप्लॉइड गैमेट्स, और ये दोनों गैमेट्स ने आपस में किया फ्यूज और ये बन गए 2n जाइगोट। ठीक है, अब ये 2n जाइगोट क्या करेगा? डेवलप होगा एम्ब्रियो के रूप में, एम्ब्रियो के बाद बनेगा फीटस, फीटस के बाद ये क्या बनेगा? फिर से एक एडल्ट इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो है या ये एम्ब्रियो है, ये कैसा होता है? ये भी 2n है, फीटस भी 2n है और एडल्ट भी 2n है। ये सारी जो स्टेजेस है ये कैसी है? ये माइटोसिस की है, क्योंकि इस एक बार अगर ये जाइगोट बन गया इसके बाद इसमें मियोसिस नहीं होगा, इसके बाद इसमें सिर्फ ग्रोथ होगी। और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोसिस। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिप्लॉइड हैं उनके केस में जो मियोसिस होता है वो जाइगोट के फॉर्मेशन से पहले होता है। इसे क्या कहते हैं? प्री जाइगोटिक मियोसिस। प्री जाइगोटिक मियोसिस जो जाइगोट के फॉर्मेशन से पहले हो उसे प्री जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइड होते हैं उनके केस में क्या होता है? उनकी बॉडी के सारे सेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड सेल्स डायरेक्ट गैमेट्स का काम कर सकते हैं। अब पहले वो एक सेट है क्रोमोसोम का, एक का आधा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दीज सेल्स एक्ट डायरेक्टली एज गैमेट्स। और इस तरह से ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसके सेल्स भी डायरेक्ट गैमेट्स के रूप में काम करेंगे। आपस में फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड जाइगोट। अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी तो हैप्लॉइड है, ये जाइगोट बन गया डिप्लॉइड, तो अब इसमें क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा हाफ। तो इस तरह का जो मियोसिस होता है जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होता है उसे कहते हैं पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस। तो पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होगा और प्री जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट फॉर्मेशन के पहले होगा। प्री जाइगोटिक किस में होगा? जो कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
और पोस्ट जाइगोटिक किसमें होगा, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। मियोसिस में दो स्टेप्स होते हैं, पहला है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2। मियोसिस में दो स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जैसे माइटोसिस में 4 स्टेप्स थे, ऐसे मियोसिस में 4 स्टेप्स होंगे और मियोसिस 2 में भी 4 स्टेप्स होंगे। इसके 4 स्टेप्स के नाम है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसके भी 4 स्टेप्स होंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। और जब ये टीलोफेज 2 हो जाएगा, इसके बाद शुरू होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, इन सारे स्टेप्स के बाद क्या बनेंगे, एक सेल से 4 गैमीट्स बनेंगे, अगर मेल गैमीट बन रहा है तो। ठीक है, अब ये जो सबसे पहला सेल होता है जो कि मियोसिस में एंटर करता है, उस सेल का नाम देते हैं मियोसाइट, MEIOCYTE। जो सेल मियोसिस में एंटर करेगा उसे कहेंगे मियोसाइट। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये किसके बाद स्टार्ट होता है, G2 फेज के बाद। G2 फेज के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा, SG1। तो G1 SG2 और उसके बाद प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज। तो एस फेज में डीएनए पहले ही डबल हो चुका है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। वो मैंने बता ही दिया कि 4 गैमीट्स बनते हैं। ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये मियोटिक इवेंट्स को ग्रुप किया है इन फेसेस में। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 में जो सबसे पहला स्टेप है जिसका नाम है प्रोफेज 1, ये सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसको सबसे ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1 के बारे में। पिछली बार हमने प्रोफेज में ये पढ़ा था, माइटोसिस के प्रोफेज में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का और उससे क्रोमोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व आउट हो जाता है ना, जो ऑर्गेनेलीज हैं वो गायब हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होकर अपोजिट क्रोमोसोम पोल्स पे जाने लगते हैं। ये होता है प्रोफेज में, यहाँ पर भी यही होता है ना। अब इसमें क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कुछ स्टेप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले इसके प्रोफेज के भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले है लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब इन स्टेप्स में क्या क्या होता है एक एक करके देखें। सबसे पहले लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू, यानी कि लेप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल।
इसका मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बने, ये सबसे पहले स्टेप में होता है। इसके बाद जाइगोट ईव में क्या आता है, दे स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर and form synapse and form synapses। क्रोमोसोम्स पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। कौन से क्रोमोसोम पेयर करना शुरू करते हैं, वो क्रोमोसोम जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और होमोलोगस किसको कहते हैं, जो एक ही पोजीशन के क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एक ही जैसी जीन्स कैरी करते हैं। जैसे हमने ये कहा कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम पेयर्स में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 2 क्रोमोसोम है ना, और उन दोनों क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। व्हाई दे आर नोन एज होमोलोगस, बिकॉज दे कैरी सेम टाइप ऑफ जीन्स, यानी कि वो एक ही कैरेक्टर को कोड करने वाली जीन्स कैरी करते हैं। जैसे अगर इस क्रोमोसोम पर आई कलर वाला जीन है तो इस पर भी आई कलर वाले जीन भी होंगे, ठीक है, इसीलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसी तरह से कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स। अब देखो जाइगोट ईव में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने पेयरिंग शुरू कर दी और सिनेप्स बना लिया। सिनेप्स का मतलब ये है कि सपोज ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के पास आकर इन्होंने इस तरह से पेयर बना लिया। ये पेयर बन गया। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से उन जगहों पर क्रॉस ओवर यानी कि ओवरलैप करेंगे जहां से इनको जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है। जैसे कि इन्होंने ऐसे ओवरलैप कर लिया, ठीक है। अब इनको क्या कहते हैं ना, इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे जीन्स को एक्सचेंज करना है, ठीक है। इसके बाद सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। सपोज ये क्रोमोसोम है और इसने दूसरे क्रोमोसोम से ओवरलैप किया इस साइड पर, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना, अब इनकी आर्म्स देखो यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवैलेंट। 2 क्रोमोसोम है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाइवैलेंट। और 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 3 4, इसलिए इसको क्या कहेंगे, टेट्राड। टेट्राड इसीलिए क्योंकि 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बाइवैलेंट इसीलिए क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स हैं। However, these are more clearly visible at the next stage. First 2 stages of process are relatively short-lived compared to the next stage, that is पैकाइटिन। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, जिसका नाम पैकाइटिन है। पैकाइटिन में होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। जहां पर ये सिनेप्सिस यानी कि क्रॉसओवर हुआ है, वहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है दोनों क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पैकाइटिन में, एट दिस स्टेज bivalent chromosome now clearly appear as tetrads. This stage is characterized by the appearance of recombination nodules. Recombination nodules. Recombination nodule क्या है, जहां पर इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप किया है, यहाँ पर कुछ नोड्यूल यानी कि मोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और वहां हो क्या रहा है, वहां हो रहा है कि एक क्रोमोसोम की आर्म दूसरे क्रोमोसोम की आर्म के साथ जीन्स का एक्सचेंज करती है। तब क्या हो जाता है, नए जीन्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है दोनों क्रोमोसोम्स में। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और इन नोड्यूल को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इसके बाद अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसकी ये क्रोमेटिड और इसकी ये क्रोमेटिड नॉन सिस्टर है, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम की है। सिस्टर क्रोमेटिड तो वो है जो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की हम बात करते हैं, ठीक है। नॉन सिस्टर मतलब दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इट इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम का नाम है
रिकॉम्बिनेज, ठीक है, रिकॉम्बिनेज। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स is completed by the end of pectine, leaving the chromosome linked at the site of crossing over। तो जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के बाद भी ये क्रोमोसोम एक दूसरे से इन साइट्स पर जुड़े रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन साइट या क्रॉसिंग ओवर साइट, है ना। क्रॉस ओवर किया इन्होंने एक दूसरे को, तभी तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन बना। अब देखो डिप्लोटीन में क्या होता है। डिप्लोटीन में ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है, यानी कि इनके इस जगह पर बाइंड होने से ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ये धीरे धीरे अब लूज आउट होने लगते हैं। अब लूज आउट होने से क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। अब जो क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे के साथ पेयरिंग बनाई थी वो एक दूसरे से अलग अलग होने लगेंगे। जैसे अगर यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है। अब इन्होंने इस तरह से क्या किया था, एक क्रॉस ओवर बनाया था। अब ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे इस तरह से, बस ये उस जगह पर जुड़े रहेंगे जहां पर कि क्या है, रिकॉम्बिनेशन हुआ था। इसके बाद दीज एग शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड चियाज़मेटा। अब देखो ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं लेकिन सिर्फ यहाँ जुड़े हैं, इस एग शेप स्ट्रक्चर को नाम देंगे चियाज़मेटा, ठीक है। एग शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज चियाज़मेटा। इन oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। अब फाइनल स्टेज जो आती है तो डिप्लोटीन में क्या हो गया, हम लिखेंगे सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स और फॉर्मेशन ऑफ चियाज़मेटा, ठीक है। ये होता है इसमें। इसके बाद लास्ट वाली जो स्टेज है उसका नाम है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में चियाज़मेटा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स पूरी तरह से कंडेंस हो गए, है ना। अब वो कहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे, वो पोल्स की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। अब जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं उनके पास जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि पैकाइटीन में उन्होंने जीन्स एक्सचेंज कर लिए थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ। द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation. By the end of dikinesis, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। तो अब न्यूक्लियोलस पूरी तरह से गायब हो चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप भी पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब मेटाफेज शुरू होगा। तो हमें ये याद रखना है कि प्रोफेज में होता वही सब कुछ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए। लेकिन अब ये थोड़ा इलेबोरेट यानी कि लंबा प्रोसेस है। अब यहाँ पर जीन्स का एक्सचेंज भी होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। और यहाँ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ये दिखाया कि ये सिर्फ एक जगह पर एक्सचेंज करते हैं। रियल में क्या होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से मल्टीपल जगह पर भी ओवरलैप और एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। कितनी भी जीन्स एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हर मियोसिस से और हर सेल से अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जीन्स के रिकॉम्बिनेशन के बाद। यानी रिकॉम्बिनेशन जब हो जाएगा उसके बाद जीन्स के बहुत अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि कितने जीन्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स पर जीन्स की संख्या क्या होती है, वो हजारों में होती है, इसीलिए, ठीक है। और यही कारण है कि मियोसिस के द्वारा बनने वाले जो गैमीट्स हैं यानी सेल्स हैं वो एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर एक मियोसिस जिस सेल में हो रहा है उस सेल के अंदर कितना और किस किस लेवल पर एक्सचेंज हुआ है उसी से पता चलता है कि कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आता है मेटाफेज 1। अब देखो मेटाफेज 1 में क्या लिखा है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। अब ये क्रोमोसोम्स जो नए कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं ये इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे। तो डाइकाइनेसिस में क्या लिखेंगे हम, क्रोमोसोम्स फुली सेपरेट, ठीक है। सेपरेट होने के बाद अब ये क्या होगा,
अब ये इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे, जैसा कि हमने माइटोसिस में लिखा था। अलाइन होने के बाद क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये क्या करेंगे, इनसे इस तरह से अटैच हो जाएंगे, है ना, पोल्स से माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा अटैच हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, while sister chromatid remain associated with their centromere। देखो मियोसिस 1 में हमें 10.3 फिगर में क्या दिख रहा है, एनाफेज में कि अब क्या हो रहा है, अब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। इसके बाद टीलोफेज में इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, अब दोबारा से वो रीअपियर हो जाते हैं, जैसे कि हम टीलोफेज में देखते हैं। एंड दिस इज नोन एज डायड ऑफ सेल्स, क्योंकि अब यहाँ पर 2 सेल बन रहे हैं। और जैसा कि तुम देख रहे हो टीलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम पहले क्रोमोसोम से अलग हैं, क्योंकि इनकी एक आर्म पर हमें साफ निशान दिख रहा है कि वहां पर एक्सचेंज हुआ है। जैसे रेड वाले क्रोमोसोम में और ब्लू वाले क्रोमोसोम में देखो एक एक आर्म पर वहां पर दिख रहा है कि उन्होंने होमोलोगस क्रोमोसोम से जीन का एक्सचेंज किया है। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extreme extended state of interphase nucleus। तो क्रोमोसोम वापस से डिसॉल्व होने की कोशिश तो करते हैं न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल में, यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल में, लेकिन पूरी तरह से वो कंडेंस नहीं होते। स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की जो स्टेज है उसे क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस के बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा, प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 जो कि प्रोफेज 1 से काफी सिंपल था। अब ये प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 क्या होते हैं, चलो इन्हें भी देखते हैं। अब आता है प्रोफेज 2। पिछले प्रोफेज में हमने ये देखा था कि वहां पर एक इलेबोरेट मैकेनिज्म था क्रोमोसोम्स के कंडेंस होके बनने में, पेयरिंग में, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, चियाज़मेटा फॉर्मेशन में और फिर सेपरेशन में। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है, साइटोकाइनेसिस के बाद इनिशिएट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस किसका, ये जो यहाँ पर डायड सेल्स बने टीलोफेज के, टीलोफेज 1 में हमें क्या देख रहे हैं, 2 नए सेल्स बन रहे हैं, है ना। अब ये 2 नए सेल्स कैसे हैं, इनमें साइटोकाइनेसिस हो चुका है, यानी साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स फिर से क्या होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। अब यहाँ पर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा प्रोफेज 2 में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स और क्रोमोसोम्स रीअपियर। ठीक है, ये होगा किसमें, ये होगा प्रोफेज 2 में। इसके बाद मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में फिर से ये इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे। अलाइन एट इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, जो मेटाफेज में होता है वही यहाँ पर भी होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल अटैच विद काइनेटोकोर्स। ठीक है, काइनेटोकोर क्या होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन क्रोमोसोम। इसके बाद क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा स्टेप जिसका नाम है एनाफेज 2। एनाफेज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट होंगे। अब जाकर यहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल बनेगा। कैसे, देखो
simultaneous plating of centromere of each chromosome which was holding the sister chromatid together, allowing them to move towards opposite poles of the cell. अभी तक हम क्या देख रहे थे, एनाफेज 2 में जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं. अब यहाँ पर मूव करेंगे क्रोमेटिड्स, ना कि क्रोमोसोम्स. और क्रोमेटिड का सेपरेट होना जरूरी है. सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड एंड मूवमेंट टू अपोजिट पोल्स. ठीक है, अपोजिट पोल्स की तरफ इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है. इसके बाद देखो फिगर 10.4 में, 10.4 में हमें क्या दिख रहा है, एनाफेज 2 में देखो कि पहले क्या था कि दो सिस्टर क्रोमेटिड के जुड़ने से एक क्रोमोसोम बन रहा था, लेकिन एनाफेज 2 में हमने क्या देखा कि अपोजिट पोल से मूव करने वाले क्रोमोसोम ना होकर सिस्टर क्रोमेटिड है. अब टीलोफेज 2 में क्या होता है, अब दो ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम एक बार फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ पोल्स पे पहुंचने वाली चीज क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमेटिड. ठीक है, अब टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाएगा, रीअपियर. क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन मटेरियल बना लेंगे. साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, यानी कि 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएंगे जैसा कि हमें 10.4 फिगर में दिखा है. और हर एक सेल कैसा है, हेप्लॉइड है, क्योंकि सबके पास एक एक सेट है क्रोमोसोम का, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला, है ना. कलर से यहाँ पर इन्होंने इंडिकेट किया है. तो अब यहाँ पर क्या रिजल्ट होंगे, हेप्लॉइड सेल्स, 4 हेप्लॉइड सेल्स यहाँ पर रिजल्ट होंगे. इसके बाद आती है सबसे एंड में सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस बताने से पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि जो दोनों स्टेप है मियोसिस के, इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है. फर्स्ट पार्ट में रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिड्स का सेपरेशन, यानी कि हेप्लॉइड स्टेट आ जाती है. सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मियोसिस किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में ना हो तो हर एक रिप्रोडक्शन साइकिल के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल होता जाएगा. तो यह चाहे जाइगोट फॉर्मेशन से पहले हो चाहे जाइगोट फॉर्मेशन के बाद हो, मियोसिस होना बहुत जरूरी है. क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half, increases the genetic variability. तो इसके दो एडवांटेज हैं. पहला एडवांटेज है मेंटेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पीशीज. और दूसरा एडवांटेज है जीन्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या बनते हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं. इट लीड्स टू वेरिएशन. और अगर वेरिएशन होते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होता रहेगा, इवोल्यूशन भी होता रहेगा, यानी कि नई नई फीचर्स का डेवलपमेंट भी होता रहेगा. तो इस तरह से हमने ये चैप्टर किया है फिनिश. और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट के अंदर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं. ठीक है.